एवी है सबको? एवी है? हर्षलता मैडम, आयुषी, एवी है? आवाज आ रही है हमारी? यस, ओके। आंचल? विनय सर? श्वेता? श्वेता कैसी हो? गए तुम्हारे गेस्ट गए? गेस्ट गए तुम्हारे श्वेता? हाँ पांडे, हे भगवान देखो। चलो। वो पता नहीं आज सिस्टम कुछ गड़बड़ कर रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। चलो। रखिए कर मेरा। क्या हाल चाल श्वेता? कहाँ चली गई तुम श्वेता? श्वेता कैसी हो? ठीक है सर। क्या सर्दी जुकाम हो गया तुमको? वो तो रहता ही है अभी ये सीजन पे। हमेशा ही रहता है तुमको? अच्छा। हाँ। हम्म। पढ़ाई लिखाई चल ये रही कुछ? हाँ सर। पढ़ाई लिखाई चल रही? हाँ अभी स्टार्ट किया है, डेट्स आ गए तब से अभी टेंशन होने लगा है। कौन सी क्लासेस मिस कर गई तुम अभी? लास्ट 3 हो गई मेरी मिस। लास्ट 3 हो गई मिस? बीएफएम वाली, एबीएम वाली, 2 एफएम वाली। हम्म। अच्छा अच्छा, तो चलो कल सर वाली तो बीएफएम अभी कौन सा कर सकता है सर? कल जो है, कल बेटा बीएफएम में इसी के मॉड्यूल डी पढ़ाया था, है ना? वो अभी अपलोड कर अच्छा। देंगे यूट्यूब पे, है ना? हाँ ठीक है फिर तो और देख उससे लूंगी। पुराने वाला भी अपलोड कर दिया है ना? तो वो देख लेना बच्चा। अच्छा ठीक थैंक है। यू सर, देख लूंगी। हाँ हाँ सर। चलो। ठीक है चल सर, बच्चे थैंक यू। धीरे धीरे लॉग इन कर रहे हैं, शायद कुछ उनको लॉग इन करने में दिक्कत हो रही है बच्चों को। 2 मिनट और देख लेते हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं। 2 मिनट और रुक जाते हैं, 2-3 बच्चे कह रहे हैं लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, फिर क्लास शुरू करते हैं।
रोहित जी तो लॉगिन हो गए हैं। शानू आ गई है, तनु आ गई है। और शानू कहाँ तुम आज वो चला रही थी बुलेट? हाँ तो बोल ही नहीं रहे थे ना, आप बोल लेना शानू। कौन अभी नहीं आ पाया इसमें से? माधुरी नहीं आ पाई और तनु लॉगिन हो गई ना, रोहित जी लॉगिन हो गए, रोहित जी भी लॉगिन हो गए, खाली माधुरी अभी तक लॉगिन नहीं कर पाई है, हैं? स्मृति पता नहीं कहाँ चली गई। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हो सकता है एक दो बच्चे और जुड़ जाएं इसी बीच में। ठीक है। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे, हमने आपको बताया था मॉड्यूल डी हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल डी में करीब 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर में से 4 करीब थ्योरी वाले हैं और 4 जो हैं वो हमारे न्यूमेरिकल वाले हैं। सोच रहे हैं कि इसी हफ्ते जो है इसको लग के हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, इसी हफ्ते में इसको हम लोग खत्म कर लें ताकि जो है फिर हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो आगे उठा पाएं। ठीक है। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है एसआरपी का। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस करके इस चैप्टर का नाम है। हमने आपको कल भी बताया था कि जो हमारा बेसल है, बेसल में 3 तरह के ध्यान समझिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, जैसे हम हमेशा कहते हैं कुछ भी पढ़िए तो समझिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने का रीजन क्या है। जब आपको एक बार पढ़ने का रीजन पता चलेगा तो आपको उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और किस तरीके के उससे सवाल आ सकते हैं वो भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। हमने कल आपको बताया था कि जो हमारा बेसल है उसके 3 पिलर हैं। कौन से 3 पिलर थे वो कौन बताएगा? क्या 3 पिलर हैं हमारे बेसल के? बेसल के क्या हमारे पिलर हैं? थोड़ा सा इसे इंटरेक्टिव रखिए तो आप लोगों को मजा आएगा, वरना ये चैप्टर बहुत बोरिंग है। पूरा प्योर थ्योरी का चैप्टर है और प्योर टेक्स्ट बुक चैप्टर है, तो जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं रखेंगे ना तो आपको बहुत बोरिंग लगने लगेगा ये चैप्टर। तो हम जितना बोले उतना आप बोलें तो आपको थोड़ा सा ये दिमाग में घुसेगा, वरना आपको लगेगा यार क्या 1 घंटे सर ने पढ़ा दिया, बोर हो गए, है ना, रात को बैठा के। करेक्ट है। तो 3, हाँ एसआरपी करेक्ट है बेटा। मिनिमम कैपिटल एंड एलआईसी क्या लिखा है बेटा? मार्केट डिसिप्लिन करेक्ट है श्वेता, गुड बेटा, है ना। तो लिक्विडिटी थोड़ी है बेटा उसका, लिक्विडिटी कहाँ है? 3 पिलर की हम लोग बात करें ना, पिलर में लिक्विडिटी कहाँ मेंशन किया हुआ है प्रांजलि? बताओ, बेसल के पिलर्स में लिक्विडिटी कहाँ मेंशन किया हुआ है? बोलो बिटिया। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी एंड मार्केट डिसिप्लिन। वो हो बहुत ही अच्छा, तुम तो बिल्कुल आज जोश में आ गई हो शानू, है जब से तुमने वो मोटर चलाई है, वो मोटर गाड़ी मतलब साइकिल। करेक्ट है। यही है 3 पिलर जो है हमारे, वो ये हैं। 3 पिलर जो हैं हमारे वो ये हैं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस एंड मार्केट डिसिप्लिन। ये बेसल के 3 पिलर हैं जिनका आधार बना के पूरा बेसल बना हुआ है। हमारा बेसल में, हमारे बेसल में आवाज आ रही है ना सबको? ये क्यों घूम रहा है? सबको आवाज आ रही है? एवी है सबके साथ? एवी है ना, हाँ ठीक है। तो ये जो हमारे 3 पिलर्स है ना, हमने बेसल में 3 रिस्क देखे हैं। कौन से 3 रिस्क हैं बेसल में? कौन से 3 रिस्क हैं जो बेसल में हमने देखे हैं?
सीएमओ, ठीक है। चलो अच्छा, ठीक है, ये तो सबको आपको पता है, बट क्या इसके अलावा भी कोई रिस्क है जो हमने पढ़े हैं बैंकिंग में, जो रिस्क हैं इस चैप्टर के हिसाब से बताइएगा, इस मॉड्यूल के हिसाब से, बीएफएम के हिसाब से, क्या इसके अलावा भी हमने कोई रिस्क हैं जो पढ़े हैं? क्या इसके अलावा भी कोई रिस्क हैं जो हमने पढ़े हैं? इसके अलावा भी कोई रिस्क हैं जो हमने पढ़े हैं और आपको लगता है कि बेसल ने उसको कवर नहीं किया, एड्रेस नहीं किया? कौन बताएगा? हमने कहा ना कि जब तक इसको आप इंटरेक्टिव नहीं रखेंगे इस क्लास को, ये बहुत बोरिंग हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर, बहुत टेक्स्ट बुक चैप्टर है ये, है ना, प्योर थ्योरी का चैप्टर है ये। इसके अलावा कोई रिस्क है जो बताया नहीं इन्होंने? ओ बहुत ही अच्छा श्वेता, बहुत बढ़िया, गुड। इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो ठीक है, तो क्या इंटरेस्ट रेट रिस्क को बेसल ने कवर नहीं किया है क्या? इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसल कवर नहीं करता क्या श्वेता? हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आप, ये चैप्टर टेस्ट करेगा कि आप कितना समझे हैं बेसल को, ये चैप्टर आपको टेस्ट करेगा कि आप कितना समझे बेसल को, ये आपका पूरा जो है बेसल आपको रिवाइज करा देगा ये चैप्टर। तो क्या इंटरेस्ट रेट इसको चैप्टर हमारा कवर नहीं करता क्या श्वेता? श्वेता बेटा, हाँ सर, इंटरेस्ट रेट का तो कैसे आएगा सीएमओ में? अच्छा इंटरेस्ट रेट किस में होता है बेटा? जो वो एसेट लायबिलिटी जब हम वो देते हैं उसके टाइम हम्म नहीं, वो दोनों का मिसमैच हो जाता है इंटरेस्ट का। हम्म। तो हमने किसी को लोन दिया और वो अच्छा। कोई रेट पर दिया, और एफडी किसी ने करवाई वो अलग रेट पर है। तो वो दोनों का हम्म। जो गैप हो गया है तो उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। और इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है बेटा? इसके अलावा इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है? ये तुमने ठीक बताया, ये हम लाते इस चीज को, पर तुमने बताया है, बट तुमने एक पूरा होलिस्टिक तरीके से नहीं बताया। तो ये इंटरेस्ट रेट रिस्क को कुछ भी तरीके से कवर करते हैं क्या बेसल में? सब लोग ध्यान से सुनते रहिए, सब लोग ध्यान से सुनते रहिए, इसको जो है नॉर्मल कन्वर्सेशन मत समझिए, है ना, कि सर जो है ऐसे ही बात कर रहे हैं। हम इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये आप टेस्ट करेगा कि कितना समझे हो बेसल को। तो क्या इंटरेस्ट रेट रिस्क को कहीं भी कवर नहीं करते? जिसको आता है वो अपना हाथ उठा सकता है, यहाँ आता है ना हैंड रेस करने वाला, या जिसको लगता है कि कुछ हम गलत कह रहे हैं या उसको कुछ और पता है ना? तो क्या बेटा श्वेता, इंटरेस्ट रेट हम्म। रिस्क को बिल्कुल भी, कोई भी इंटरेस्ट रेट रिस्क को कवर नहीं किया जाता, और अ, बाकी सबको तो ऑडियो है ना? इंटरेस्ट रेट रिस्क बस यही होता है क्या बच्चा? बैंक को और कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं होता क्या? हम्म, कोई कोई भी इंटरेस्ट रेट रिस्क कवर करती है क्या हमारा बेसल? कि कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या क्या होता है, कैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है? एक तो ये पार्ट बताया, और कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है? जल्दी। नहीं ध्यान में आ रहा है सर। नहीं ध्यान में आ रहा है? चलो अच्छा, किसी और कोई हम्म। जवाब आता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क, कोई भी इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड्स, हाँ बिल्कुल करेक्ट है सर। तो क्या इस, ये जो तुम मिस कर गई थी श्वेता बेटा, कि इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है हमारे, ऐसा कौन सी कितनी टाइप की, बैंक का बिजनेस जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? बैंक का बिजनेस जो है हमने आपको बताया था, बैंक का जो बिजनेस है वो 3 बुक्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं वो? बैंक का बिजनेस 3 बुक्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? बैंक का पूरा बिजनेस कौन बताएगा? जल्दी स्पीड में देखिए, बताइए हाँ या ना, क्योंकि अब समय कम है हम लोगों के पास ज्यादा। बैंकिंग ट्रेडिंग करेक्ट है बेटा, बैंकिंग बुक, ट्रेडिंग बुक, और एक कौन सा, और तीसरा कौन सा होता था? बैंकिंग, गुड बेटा, बैंकिंग ट्रेडिंग, और तीसरा कौन सा होता था? ऑफ बैलेंस शीट, वेरी गुड। तो क्या तुमने जो इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात बताई है बेटा श्वेता, वो तुमने बताया इंटरेस्ट रेट जो बैंकिंग बुक में है, उसको हमारा बेसल कहीं कवर नहीं करता। इंटरेस्ट रेट जो ट्रेडिंग बुक में है, जिसकी वजह से प्राइजेस ऊपर नीचे होंगे, वही तो मार्केट रिस्क है, वो तो प्राइस रिस्क है, वो तो कवर करता है बेसल। जो ट्रेडिंग बुक में इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको बेसल कवर करता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की वजह से प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं, जैसा विनय सर ने बोला बॉन्ड्स के केस में, बाकी डेरिवेटिव्स के केस में, उसमें तो प्राइसेस ऊपर नीचे होंगे, तो प्राइस रिस्क ही तो मार्केट रिस्क है, तो उस रिस्क को तो कवर करता है। बट जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है बैंकिंग बुक में,
जो तुम बता रही थी, जिसको यील्ड रिस्क कह सकते हैं, है ना, बेसिस रिस्क कह सकते हैं, हम लोगों ने पढ़े थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको रिवाइज करना शुरू कीजिए। ये चैप्टर टेस्ट करेगा कितना आता है आपको, ठीक है। बेसिस रिस्क है, यील्ड कर्व रिस्क है, उन सबको वो कवर नहीं करता है ना, री इन्वेस्टमेंट रिस्क है, उस सबको वो कवर नहीं कर पाता है हमारा कौन सा, बेसल, ठीक है। इसके अलावा तो अब हम लोग ये देखेंगे और भी कई रिस्क हैं। इसके अलावा कोई और रिस्क सोच पा रहे हैं? एक तो ठीक बताया श्वेता ने, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और भी कोई रिस्क सोच पा रहे हैं जो हमारा बेसल कवर नहीं करता? और कोई रिस्क, और कोई रिस्क, और कोई रिस्क, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ना, कुछ भी जो आता है बताइए, बताते रहिए इसको, हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहिए। और कोई रिस्क समझ में आ रहा है? हाँ आलसी बच्चों बताओ। शानू मैडम कुछ बता पा रही हैं? लिक्विडिटी करेक्ट है। लिक्विडिटी रिस्क को, बहुत अच्छा है आयुषी, लिक्विडिटी रिस्क को हमारा बेसल कवर नहीं करता है। अब जरूर बेसल 3 में जरूर लिक्विडिटी के लिए स्टैंडर्ड्स आए हैं। वो कौन कौन से दो रेशियो बताए हैं बेसल 3 ने लिक्विडिटी के लिए? कौन से हैं वो रेशियो? बेसल 3 में लिक्विडिटी के लिए दो रेशियो आए हैं, कौन से हैं वो दो रेशियो? चैप्टर 14 चैप्टर 15 में पढ़ाया है हमने, कौन से हैं वो रेशियो, कौन बताएगा? देखिए आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं, बैक पे नहीं जा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पास नहीं हो पाएंगे। हम न्यूमेरिकल कराना शुरू कर देंगे फिर तो आपको, जब अभी तो आपको थ्योरी नहीं आ रही है, न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे? कौन से दो रेशियो बताइए जो लिक्विडिटी के लिए बताए गए हैं? कुछ कॉपी पन्ना मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो? कुछ कागज पत्तर नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बिल्कुल ही एकदम मुंह उठा के चले आए हो कोरे कागज की तरह। दे क्या दें? एलसीआर, डीएससीआर नहीं मेरी बच्ची, डीएससीआर कहाँ से आ गया? डीएससीआर कैसे होगा तनु? डीएससीआर होता है बेटा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डीएससीआर जो होता है, जो कम, जो फर्म ने लोन लिया होता है वो लोन रिपे कर पाएगी कि नहीं रिपे कर पाएगी, उसके लिए होता है वो बेसल ने कहाँ बताया डीएससीआर मेरी बच्ची, क्या तनु कुछ भी, मतलब कुछ भी। हम्म स्टॉक अप्रोच, हाँ तो कौन से दो रेशियो बताए हैं? हाँ स्टॉक अप्रोच तो वो है, प्रांजलि ने सही बताया, एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। हाँ बेटी ये तो वो है ना तुम्हारा लिक्विडिटी मैनेज करने का फ्रेमवर्क, लिक्विडिटी मैनेज करने का फ्रेमवर्क है ये, है ना तुम्हारा स्टॉक अप्रोच, फ्लो अप्रोच, जिससे हम लिक्विडिटी को मैनेज कर सकते हैं। वो रेशियो कौन से हैं दो जो बेसल ने बताए हैं? बेसल ने दो रेशियो बताए हैं कि ये दो रेशियोज आपको मेंटेन करने हैं बैंकों को। वो कौन से दो रेशियो हैं? वो दो कौन से रेशियो हैं? देखिए आप लोगों की तैयारी बहुत बहुत कच्ची है, इतनी कच्ची तैयारी के साथ कैसे पास करेंगे बीएफएम? करेक्ट है आयुषी, बस दो ही बच्चे बोल रहे हैं। हाँ सर, रोहित सर बताइए, अभी भी आवाज नहीं आ रही आपको? किरण सी, ओ हो मेरी बच्ची किरण, तुमने बहुत ही गलत बताया। इतना गलत तो जो है, इतना गलत सिर्फ तनु ने बताया था इससे पहले। आती जा रही है, आती और जा रही है, आती जा नहीं रही सर, आ और जा रही है। आती जा रही मतलब लगातार आती ही जा रही है आवाज। हाँ तो किरण तुमने बहुत ही गलत बताया, इतना गलत जो है सिर्फ इससे पहले तनु ने बताया था, जब उसने डीएससीआर का बताया था। तुम लोगों ने बिल्कुल ही जो है गलत बता रहे हो। ओह भगवान। नहीं, सीआरआर कौन सा रेशियो बताया? बेसल ने बताया है सीआरआर, बेसल में कहीं सीआरआर का मेंशन है? कुछ भी बता रही हो तुम किरण। तुम लोगों को मन तो, हमें मन तो आ रहा है कि तुम लोगों को टांगे और सबको जो है कि डंडे मारे। ऑडियो नहीं था, अच्छा। हाँ तो बेसल ने क्या बताया है सीआरआर पगली, किरण बेसल ने कहा बताया सीआरआर? सीआरआर तो जमाने से आरबीआई रख रही है, जब बेसल नाम का कुछ होता भी नहीं था तब से वो जो है सीआरआर रखा आ रहा है। तो इसने बताया है, क्या नाम है, प्रांजलि ने दो रेशियो बताए, कौन से? एलसीआर और एनएसएफआर। क्या फर्क है एलसीआर और एनएसएफआर में? क्या है एलसीआर एनएसएफआर बताओ? एलसीआर एनएसएफआर क्या है, जल्दी बताओ। एलसीआर और एनएसएफआर क्या है? देखो ये चैप्टर तुम लोग को अगर नहीं आएगा तो तुम लोग आगे बढ़ तो रहे हो, बट तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है, तुम लोग थोड़ी सवाल नहीं कर पाओगे।
थ्योरी तुम लोगों को नहीं समझ में आई अभी? तुम लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं, दो दो तीन तीन बार पढ़ना चाहिए तुम लोगों को, ये तब जाके तुम लोगों को घुसेगा दिमाग में। तुम क्या सोचो, चार सवाल लगाओगे तुमको समझ में आ जाएगा? वहां पे इतने अलग अलग तरह के सवाल आएंगे, तुमको जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है पास ही नहीं कर पाओगे। हम तुमको 10 सवाल करा दे तब भी तुम लोग ऐसे डब्बा रह जाओगे। फॉर 30 days एंड बियॉन्ड 30 days, LCR HQLA रेशियो इन 30 days, गुड है, करेक्ट है। अगले 30 दिन का, अगले 30, गुड, गुड आयुषी, अगले 30 दिन की लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए क्या हमारे पास इनफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट हैं, उसको हम लोग नापते हैं एलसीआर से, ठीक है। और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एनएसएफआर। एनएसएफआर का फुल फॉर्म क्या है, एनएसएफआर का फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा? बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग सारे लोग, सो क्यों रहे हो? हीरल, और कौन है हमारी आंचल, और कौन है यहाँ पे, शानू। शानू तुम कहा नहीं बोल रही हो, बस वो तीन बता के बैठ गई चुपचाप, सारा पेट्रोल खत्म हो गया तुम्हारा है। नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो, गुड है आयुषी। देखो ये होता है, बड़े स्क्रीन पे देखती है बेचारी उनको, तो उसको जो ना बड़े पर्दे की बात ही अलग है ना। मूवी देखो और टीवी देखो तो फर्क, मोबाइल देखो फर्क है। तुम लोग भी ये सब बिग स्क्रीन देखा करो हमको। नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो, करेक्ट है श्वेता। और गर्म पानी पिया करो, दिमाग उससे सही चलता है। हम्म। नेट स्टेबिलिटी फंडिंग रेशियो, तो लिक्विडिटी जो रिस्क है हमारा, देखिए वो बेसल जो है लिक्विडिटी रिस्क बताता तो है कि इसके लिए रेशियो रखो, बट कैपिटल नहीं रखवाता है उसके लिए, और ना ही कोई ये तरीका अभी इस बेसल 3 में जरूर आया है ये एलसीआर एनएसएफआर। बेसल 2 में लिक्विडिटी रेशियो के बारे में कहीं कोई बात नहीं की गई थी। अच्छा चलो क्रेडिट रिस्क बताओ, क्रेडिट रिस्क में क्रेडिट रिस्क में क्या क्या रिस्क होता है ये बताओ। क्रेडिट रिस्क में, क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है ये बताओ जल्दी। क्रेडिट रिस्क में क्या क्या रिस्क होता है ये बताओ। क्रेडिट रिस्क में क्या क्या रिस्क होता है ये बताओ। कंसंट्रेशन, ओके ठीक है। काउंटर पार्टी, गुड है, गुड है। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है? कंट्री रिस्क, ठीक है। उसमें देखो बेटा दो, उसमें हाँ ये सब तुम्हारे ठीक है। बेसिकली दो टाइप का डिफॉल्ट, करेक्ट है शानू, ठीक है। उसमें बेसिकली दो रिस्क हैं, दो रिस्क हैं क्रेडिट के अंदर जो ब्रॉडर वो है। वो एक तो ये है डिफॉल्ट, जैसा शानू कह रही है, डिफॉल्ट ही को हम लोग काउंटर पार्टी रिस्क कह सकते हैं, ठीक है। कि हमने जिसको पैसा दिया वो हमको पलट के पैसा नहीं देगा, यानी अपने अपने कमिटमेंट पे डिफॉल्ट कर जाएगा, ठीक है। दूसरा ये होता है जिसको हमने पैसा दिया है उसकी रेटिंग नीचे हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं डाउनग्रेड रिस्क, जिसको हम लोग कहते हैं डाउनग्रेड रिस्क, मतलब हमारा दिया हुआ पैसा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो दो रिस्क होते हैं बेसिकली, काउंटर पार्टी और डाउनग्रेड, ठीक है। तो ये दो रिस्क हैं हमारे जो हमारे उसमें कवर होते हैं। क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के तरीके क्या क्या हैं वो कौन बताएगा? क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के तरीके क्या क्या हैं वो कौन बताएगा? क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के तरीके क्या क्या हैं वो कौन कौन बताएगा? जल्दी बताते चलो, क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं? ओके, ये तो हो गया, ये तो बेसिक, ये तो बेटा रेटिंग जो है ना, हाँ 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 हाँ, आंचल और श्वेता, रेटिंग तो आधार है, रेटिंग तो एक उसकी मेथोडोलॉजी है, ठीक है। ये तो सब में है ही है, ये तो रेटिंग तो सब में है ही है। तीन जो मेथड्स हैं जो बेसल ने बताए हैं वो कौन कौन से हैं क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के? तीन जो मेथड्स बताए हैं क्रेडिट रिस्क को मेजर करने के वो कौन से हैं? ना ना तुम लोग तुम लोग बेसिक नहीं, फंडा नहीं समझ रहे हो, ना ना ना। क्रेडिट जेड जेड स्कोर, ये सब, ये सब ये देखने के तरीके हैं कि मेरा, हाँ 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 ये शानू, ये जेड स्कोर, क्रेडिट रेटिंग, है ना, हाँ ये तो ये हैं उसके उसके अंदर के तरीके हैं, ये तो उसके अंदर के तरीके हैं। बेसिक तरीका क्या है? जैसे बेसल बीएफएम का टॉपिक है ना, बट सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा बेसल का एग्जाम थोड़ी है, तुम्हारा एग्जाम तो बीएफएम का है ना, बीएफएम के अंदर बेसल है, तो स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर रेटिंग है। रेटिंग वो नहीं है, रेटिंग तरीका नहीं है, रेटिंग स्टैंडर्डाइज अप्रोच निकालने के अंदर जो तरीके हैं या आईआरबी के जो तरीके हैं वो रेटिंग हो सकते हैं, ठीक है।
तो 3 तरीके हैं उसके, कौन कौन से? स्टैंडर्डाइज, आईआरबी फाउंडेशन और आईआरबी एडवांस। ठीक है। ओहो, माधुरी अब ज्वाइन कर पाई हम लोगों को, है ना। आईआरबी फाउंडेशन, आईआरबी एडवांस, ये उसके अंदर के तरीके हैं। बेसिकली आईआरबी फाउंडेशन, आईआरबी एडवांस का तरीका वो क्या है, उनका मेथोडोलॉजी क्या है निकालने की? रिस्क रेटिंग। ठीक है, रेटिंग से वो निकालते हैं कि कौन आदमी कितना रिस्की है, कितना नहीं रिस्की है। ये सब फंडा क्लियर है। अच्छा, उसके बताओ तो जल्दी से, मार्केटिंग के बताओ कौन से, मार्केटिंग के कौन से 3 अप्रोच है? मार्केटिंग के याद है किसी को? याद ही नहीं होगा, जल्दी बताओ, मार्केटिंग वाले याद है? ऑपरेशन वाले बता दो, कोई तो याद होगा कि कुछ नहीं याद है, सब भूल गए हो। बताओ मार्केटिंग वाले क्या हैं? वार, बीपीवी, ना ना ना, वार फिर वही तुम लोग गड़बड़ करते हो। वार है, बीपीवी है, ये सब बेटा मेथोडोलॉजी है। देखो तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो। हाँ, ड्यूरेशन अप्रोच, ड्यूरेशन अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, और कौन सा है दूसरा मार्केटिंग का निकालने का तरीका? स्टैंडर्डाइज अप्रोच और ड्यूरेशन अप्रोच। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम्म, चलो, वार, बीपी, ड्यूरेशन। अच्छा, ऑपरेशन रिस्क के कौन से 3 तरीके हैं वो कौन बताएगा? ऑपरेशन रिस्क के कौन से 3 अप्रोच हैं वो कौन बताएगा? ऑपरेशन रिस्क के कौन से 3 अप्रोच हैं वो कौन बताएगा? ऑपरेशन रिस्क के 3 अप्रोच बताओ। हम्म, ऑपरेशन के हैं बीआईए, स्टैंडर्डाइज, एएमए। गुड गुड, वेरी गुड शानू, बढ़िया शानू, बढ़िया बढ़िया। ठीक है। अब ये हम लोग जो आगे बढ़ेंगे ना, अब हम लोग इसी पे न्यूमेरिकल्स किया करेंगे, तो इसलिए इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे, है ना। हम लोग जो सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस करने जा रहे हैं, अब हमको ये क्लियर हो गया, अभी तक ये क्लियर हो गया ना कि बेसल क्या है, बेसल के 3 पिलर क्या है, 3 पिलर के अंदर 3 रिस्क क्या हैं, कौन से रिस्क जो हैं कवर्ड हैं, कौन से बेसिकली कवर्ड नहीं है। तो ये जो रिस्क कवर्ड नहीं है, ये जो रिस्क कवर्ड नहीं है, जिनके लिए स्पेसिफिकली अलग से कैपिटल रखने को नहीं कहा गया है ना, जिनके लिए स्पेसिफिकली अलग से कैपिटल रखने को नहीं कहा गया है, उसको भी कवर किया जा सके, उनको भी कवर किया जा सके। एक तो ये सोच है एसआरपी बनाने की, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस रखने की। दूसरा ये है कि हर बैंक, देखिए क्या होगा, हर बैंक जो है, बेसिक अप्रोच ये है एसआरपी का, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस का, कि हर बैंक को अपने रिस्क का और अपने बिजनेस का पता होना चाहिए। सुनिए, वो बैंक अपने रिस्क को जाने कि कितना रिस्क है, क्या बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस में क्या रिस्क है, और अपनी रिस्क के हिसाब से कैपिटल रखे। मतलब जो हमारा ये जो बेसल है, ये जो हमारा बेसल है, इसको सिर्फ एक लेटर में फॉलो ना करे, स्पिरिट में भी फॉलो करे। लेटर में फॉलो ना करे कि उसने कहा है 9% कैपिटल रखो, तो हमने जो है बस 9% कैपिटल रख दी, है ना। ऐसा नहीं करो कि 9% कैपिटल रखना ही है खाली, तो इसलिए हमसे 9% कैपिटल रख रहे हैं। हमको अपने रिस्क को समझना होगा। मेन एम क्या था? मेन एम ये है कि कल को अगर डूबने की नौबत आए, कल को अगर डूबने की नौबत आए, तो हमारे पास इतना पैसा हो, इतनी कैपिटल हो कि हम डूबे नहीं और बच जाए। तो हम, अब एक आदमी है जो तालाब में तैरता है, एक आदमी है जो समुद्र में तैरता है, एक आदमी तालाब में तैरता है, एक आदमी समुद्र में तैरता है। ठीक है, दोनों ही डूब सकते हैं, बट समुद्र वाले को डूबने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वो अपने रिस्क को समझे कि भैया हम समुद्र में हैं, है ना, बीच में चले गए, लहरें आ गई तो
डूब ही जाएंगे, कोई बचाएगा भी नहीं हमको, बचा भी नहीं पाएगा हमको। तो हम ये रिस्क समझे कि हम समुद्र में तैर रहे हैं, कि तालाब में तैर रहे हैं, कि हम किसी स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। ये अप्रोच है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के लिए, कि हर बैंक अपने रिस्क को समझे। सिर्फ ये नहीं कि यार हमको कह दिया है बेसल ने कि वो तुम वो लेके तैर जाओ, क्या कहते हैं वो, टायर पहन के, तो टायर पहन के समुद्र में भी उतर गए, टायर पहन के उसमें भी उतर गए। टायर शायद आपको समुद्र में बचा ना पाए अगर तेज लहरें आके आपको ले गई, हो सकता है वो आपको स्विमिंग पूल में तो बचा ले। तो ये बेसिक अप्रोच है एसआरपी का, कि अपने रिस्क को समझो कि कहाँ तैर रहे हो, और डूबोगे तो क्या ऐसा ऐसे रहो कि डूबना डूबना नहीं है, बचने की उस हिसाब से तैयारी करके अपने तालाब में या समुद्र में या जिसमें भी है उतरो। ठीक है, तो ये है बेसिकली एसआरपी। ठीक है, इसमें हम लोग एक और वर्ड इंट्रोड्यूस होगा जो हम लोग पढ़ेंगे, वो है आई कैप। क्या है वर्ड? आईसी कैप। आई कैप क्या होता है? इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। अभी हम लोग आगे उसको वर्ड को देखेंगे। इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, है ना। हर बैंक को अपना एक आई कैप बनाना है, और ये आई कैप जो है बेसिकली यही काम देखेगा हमारा एसआरपी का। एसआरपी के लिए देखेगा कि जो है बैंक के एसआरपी वाला जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? आगे बढ़े। और भैया थोड़ा ये पढ़ लो, है ना। क्योंकि अब जो है उस पे चलेंगे न्यूमेरिकल पे, तो तुम लोगों को अगर ये कहोगे कि सर हमको याद ही नहीं है अभी कि क्या बताया था और क्या कहा था, तब तो फिर हो चुके न्यूमेरिकल, है ना। समझ रहे हो? तो ये सब थ्योरी से अपने को स्ट्रांग रखो, न्यूमेरिकल तो कर लेंगे उसके बाद। पर तुम अभी थ्योरी ही तुम लोग को याद ही नहीं है कि कौन क्या होता है, किसके अंदर क्या है ना। तो तुम सोचो सीधे न्यूमेरिकल में कूद पड़े हो, सर बताते जाएंगे हम सीखते जाएंगे, नहीं, हम तब नहीं सीख पाओगे, समय भी खराब होगा ज्यादा। तुम लोग क्या है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। देखो ये थे ना 3 अप्रोच। ठीक है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, उसमें आईआरबी, फाउंडेशन, एडवांस। मार्केट में स्टैंडर्डाइज अप्रोच, उसके अंदर मैच्योरिटी, ड्यूरेशन और इंटरनल मॉडल्स। इसके बाद ऑपरेशन में बीआईए, स्टैंडर्डाइज और एएमए, जैसा उसने बताया था हमारी शानू ने, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। इससे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एसआरपी। एसआरपी में जो जो है, सबसे पहले इवेल्युएट रिस्क असेसमेंट। इसका जो बेसिक फंडा है, इंश्योर साउंडनेस इंटीग्रिटी ऑफ बैंक इंटरनल प्रोसेस टू असिस्ट एडिक्वेसी ऑफ द कैपिटल, इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कैपिटल विद prompt corrective action for shortfall, prescribe differential capital where necessary, that is where the internal processes are slack। इसमें देखिए देखिए 4 पार्ट हैं, उसके 4 पार्ट हैं। पहला, हर बैंक अपना रिस्क असेस करे। अब देखिए हमेशा ये होता है कि जब हम अपना रिस्क असेस करते हैं ना, तो हम अपने रिस्क को डाउन प्ले करते हैं। हम क्या करते हैं? हम अपने रिस्क को डाउन प्ले करते हैं। डाउन प्ले करते हैं मतलब बैंक है कि नहीं नहीं सर बहुत सेफ है ना, बहुत बढ़िया बिजनेस है हमारा, हमारी तो सब पॉलिसी सिस्टम बहुत अच्छे हैं, फ्रॉड होने की तो हमारी संभावना ही नहीं है, और हमने जहाँ भी पैसा लगाया बड़ी रिसर्च के साथ पैसा लगाया हुआ है, हमारे बोरोवर का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। रिस्क तो है ही नहीं सर हमारे बिजनेस में। हर बैंक यही कहेगी, क्यों? क्योंकि वो चाहेगी कि कम से कम कैपिटल एम्प्लॉय हो, क्योंकि क्या है, हर कैपिटल की कॉस्ट है। तो हर बैंक अपने रिस्क को डाउन प्ले करने की कोशिश करेगी, कम से कम बताने की कोशिश करेगी। और जब बैंकें, हमने बताया ना ये 3 अप्रोच जो हैं आपके, ये इसमें देखिए ये जो अप्रोच है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, है ना। ये तो क्या है, इसमें तो जो भी सुपरवाइजर होगा, जो भी रेगुलेटर होगा, वो आपको बता देगा इतना लोन दिया है तो इतना इतना आपको रखना ही रखना है कैपिटल, इतना रिस्क वेट मानना ही मानना है। बट जैसे ही आप एडवांस मेथड्स में जाते हैं, जहां आपको फ्रीडम मिलता है कि आप अपने हिसाब से रिस्क वेट रखो, आप अपने हिसाब से रेटिंग करो, तो क्या होगा, जैसे ही उनको अपने हिसाब से रेटिंग करने का मौका मिलेगा इसमें, तो वो क्या करेंगे, बढ़िया से बढ़िया रेटिंग देने की कोशिश करेंगे, और बड़ी उससे कम उसको रिस्क वेट रखने की कोशिश करेंगे। हर जगह यही होगा कि जैसे इंटरनल मॉडल्स में चले गए, जैसे ही वो यहाँ पे एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में चले गए, जैसे ही वो अलग हायर अप्रोच में जाएंगे जहां पे बैंकों को फ्रीडम है, जैसे वो उस अप्रोच में बढ़ने की कोशिश करेंगे, हर आदमी चाहेगा कि मैं अपने रिस्क को डाउन प्ले दिखा दूं कि नहीं सर कोई रिस्क ही नहीं है, कोई बिल्कुल सेफ चल रहा है हमारा, तो बढ़िया चल रहा है, कोई समस्या ही नहीं है ना। तो ऐसे में हमको इंश्योर करना है किसको, सुपरवाइजर को, कि बैंक ने जो अपना रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस बनाया है वो साउंड हो। साउंड हो मतलब उसने प्रॉपरली अपने रिस्क को कैप्चर किया हो, अपने रिस्क को असेस किया हो। ठीक है, इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कैपिटल, हर बैंक को जो मिनिमम कैपिटल है वो रखनी है। जहां पे भी लगे कि ये कैपिटल कम हो रही है
या जहां पे भी लगे कि बैंक की हालत खराब हो रही है, बैंक शायद आगे चल के ये कैपिटल नहीं मेंटेन कर पाएगा, या बैंक आगे चल के और बुरी स्थिति में चल जाएगा, तो तुरंत प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। कई बैंकों ने अभी झेला है, कई बैंकों ने पीसीए झेला है ना, हम सबने पीसीए झेला हुआ है। क्या हुआ था, बैंकें तो चल रही थी, बट उन्होंने अपने पैरामीटर्स लगाए, उन्होंने अपने चेक वॉल्व लगाए। जैसे वो पैरामीटर्स ब्रीच हुए, उन्होंने कहा ना 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 ना, रोको, लोन देना रोको, खर्चे रोको, है ना, नया लोन नहीं दे सकते, नए जो है हायरिंग नहीं कर सकते, है ना, पहले अपना बैंक की सेहत सुधारो, बाद में ग्रोथ बढ़ाना, नई ब्रांचें नहीं खोल सकते। ये सब क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि अगर वो इसी स्पीड से बढ़ते तो डूब जाते, इसी स्पीड से अगर वो बैंक बढ़ते रहते तो डूब जाते। इसलिए मिनिमम कैपिटल लगाओ, और लगता है कि अगर गड़बड़ हो रही है तो तुरंत प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लो। ठीक है। प्रिस्क्राइब डिफरेंशियल कैपिटल, जरूरी नहीं है कि हर बैंक के लिए 9% रखना है। आरबीआई कह सकती है कि यार आपका तो बहुत रिस्की है। हमने कहा ना कि आप तो समुद्र में तैर रहे हैं, आप सोचो खाली वो क्या कहते हैं टायर लेके आप बच जाओगे, तो ना ना ना, टायर लेके आप नहीं बचोगे, साथ में पूरी लाइफ बोट लेके चलो। तो वो कहेंगे कि नहीं, 9% से काम नहीं चलेगा, आप तो 12% रखो, 15% रखो। तो सुपरवाइजर ये भी कह सकता है कि 9% नहीं, आपको ज्यादा मेंटेन करना है, और हमको ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, बैंकों को ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। ये बात सबको क्लियर हो गई है यहाँ तक कि क्या था इसका बेसिक आधार, क्या है एसआरपी का? ये क्लियर है? बेसिक आधार क्लियर हो गया एसआरपी का? तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए, हाँ ना किया करिए, आलस में बैठे रहते हैं। श्वेता ने हाँ किया, बाकी तो आलसी हाँ भी नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं बिल्कुल ही। क्या रात में नींद आती क्या आप लोगों को? इतने आलस में क्यों रहते हैं? हाँ, रात में नींद में रहते हो क्या सब लोग? इतने आलस में काहे पड़े हो? हैं? हाँ ना, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मारे भी तुम सब लोगों को। बोलो भाई। हाँ हाँ, तो बोलने में क्या इतना टाइम जा रहा है तुम लोगों का? सो रहे हो बिल्कुल ही। हाँ, सही, डब्बा है बच्चे। चलो, देखिए, कैपिटल एडिक्वेसी के यहाँ पे अब हम लोग चैप्टर पे पहुंच गए हैं। चैप्टर पे है कैपिटल एडिक्वेसी के 3 कंपोनेंट हैं। ठीक है, एक हमने समझ लिया वो क्या है 3 कंपोनेंट हमारा, कैपिटल एडिक्वेसी, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, तो जो मेन एस्पेक्ट जो हमको एड्रेस करना है एसआरपी, एसआरपी मतलब सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में, है ना, वो है हमारा आई कैप का इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस। हमको ये देखना है कि क्या बैंकों ने अपनी कैपिटल एडिक्वेसी को ठीक से असेस किया है कि नहीं किया है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बैंक अपने रिस्क को कम से कम बताएगी, वो चाहेगी कि कम से कम हम अपना रिस्क बताएं, कम से कम कैपिटल रखें, है ना। तो हमको ये देखना है हमारी आरबीआई को, हमारे सुपरवाइजर को, कि इसने अपने रिस्क को ठीक से असेस किया है कि नहीं किया है। ऑडिट होता है ना जैसे हमारे बैंकों में, हमें तो हमेशा अच्छी बताते हैं, सब बहुत बढ़िया, हमारे सब डॉक्यूमेंट भरे हुए हैं, हमने सब सफाई कर दिया है ना, हमने बहुत अच्छे बोरोवर लिए हुए हैं, है ना, हम सबका जो है इंस्पेक्शन करके आ रहे हैं। वो तो ऑडिटर आके बताता है कि अरे यार सर कुछ है ही नहीं यार, तो जो है सारे डॉक्यूमेंट खाली पड़े हैं, ये डिफेक्टिव हैं, ये हैं, है ना। तो हम तो हर आदमी अपने को अच्छा बताएगा, तो चेक करना है कि अच्छा है कि नहीं है, सही से भरे हैं, सब कुछ कंप्लीट है कि नहीं है। तो ये देखने का काम हमारे सुपरवाइजर का होगा इसमें। ठीक है, तो क्या क्या है आईकैप के अंदर? तो 2-3 चीजें आती हैं। तो रिस्क दैट आर नॉट फुल्ली कैप्चर्ड बाय द मिनिमम कैपिटल रेशियो, कई रिस्क हैं जो जिसको हमारा बेसल जो है कवर नहीं करता है, जिनको फुली कैप्चर कवर नहीं करता है। जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क उसका तो कवर कर लेता है, किसका? ट्रेडिंग बुक का, बट बैंकिंग बुक का इंटरेस्ट रेट रिस्क कवर नहीं करता।
ठीक है, इसको फुली कैप्चर नहीं करता। द रिस्क दैट आर नॉट एट ऑल टेकन इनटू अकाउंट बाय द पिलर वन, कुछ रिस्क को बिल्कुल जो है वो कवर नहीं करता है, जैसे रेपुटेशनल रिस्क है, कल को अगर हमारी बैंक की रेपुटेशन खराब हो गई तो वो रिस्क को जो है वो कवर नहीं करता है, रेपुटेशनल रिस्क कवर नहीं होता है। कई फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल टू द बैंक हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। अभी कोरोना आ गया, अभी कोरोना आ गया, सब डूबने लगे। आप देखिए अभी तक जो है ये तय नहीं हो पा रहा है कि ब्याज लेना है कि नहीं लेना है, और कब खाते एनपीए होंगे, कुछ अभी क्लियर ही नहीं है ना। और 6-6 महीने बैंकों को ब्याज नहीं मिला, उसकी भरपाई कहाँ से होगी, है ना। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, ये कई बार ऐसे फैक्टर्स आएंगे हर देश के सामने, हर समय, हर इकोनॉमी के सामने, जो आपकी बैंकिंग को सबसे पहले अफेक्ट करेंगे, बट जिसको आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे ये कोरोना था, किसी बैंक ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे अगर समय आ गया, ऐसा समय आ गया, तो क्या करोगे, क्या करोगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी हमारे आई कैप में शामिल होना चाहिए। ये क्लियर है यहाँ तक, ये क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते जाएं, चलो। Okay. Since the capital adequacy ratio prescribed by the RBI in the Pillar 1 of the framework is only the regulatory minimum level, addressing only the 3 specified risks. देखिए 3 रिस्क को स्पेसिफाई कर देता है बेसल, और उन्हीं को कवर करने की बात करता है, ठीक है। बट कई बार ऐसा होगा कि बैंकों को एडिशनल कैपिटल रखनी चाहिए, सिर्फ 9% पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए जो बेसल कहता है, ठीक है। क्यों? कई पॉसिबिलिटी है कि हमने रिस्क को अंडर एस्टिमेट किया हो पिलर 1 में, हमने अपने रिस्क को प्रॉपरली असेस नहीं किया। हम तो सोच रहे थे बहुत अच्छा अकाउंट है ना, और इसको ये तो कुछ डूबेगा नहीं, बट वो अकाउंट डूब गया, खराब हो गया। हमने उसको, उसकी बढ़िया ट्रिपल ए रेटिंग थी, सब कुछ थी, बट वो जिस मार्केट में ऑपरेट करता हो, लेट्स से उस मार्केट में कुछ इशू आ गए, या देश के अंदर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन आ गई जिसमें वो डूब गया, है ना। तो इन सब हमें फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि वो कई बार हमारे जो ये पिलर 1 है, ये हमारे रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर देगा, ठीक है। द एक्चुअल रिस्क एक्सपोजर ऑफ अ बैंक विज द क्वालिटी ऑफ इट्स रिस्क मैनेजमेंट आर्किटेक्चर। बैंकों का रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, हमने देखिए, हमने जब पढ़ा है, हमने खाली रिस्क को, उसका हमने पूरा सिस्टम पढ़ते थे कि क्या होता था रिस्क मैनेजमेंट का, जो हमने पूरा सिस्टम पढ़ा था उसमें क्या था, सबसे पहले तुमको आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करना था, मेजर करने के बाद प्राइस करना था, प्राइस करने के बाद हमको क्या करना था, मॉनिटर करना था, है ना। मिटिगेट, उसके बाद मिटिगेट कर सकते थे, मॉनिटर करना था। ये मॉनिटरिंग पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं ना कि जो है आपने लोन दे दिया, जो कई लोन चुकाते नहीं है, सासकल में आते रहते हैं, फिर आप फोन करते हो कि भैया पैसे दे जाओ, पैसे दे जाओ, फिर जब आप बहुत फॉलोअप करते हो तो वो दे जाते हैं, बट अगर आप फॉलोअप ना करो तो पैसा देने नहीं आएंगे। यानी आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखना है। तो हर बैंक का वो मैनेजमेंट कैसा है, हर बैंक का वो मैनेजमेंट कैसा है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि वो बैंक किस रिस्क की ओर जा रही है, हर वो बैंक किस रिस्क की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। तो illustratively some of the risks that the banks are generally exposed to but which are not captured or not fully captured in the regulatory car would include कौन कौन से। इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक विच इज पार्ट ऑफ द मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट को हम किसका पार्ट बताते हैं, मार्केट रिस्क का, बट जैसे श्वेता ने बताया था कि जो ट्रेडिंग बुक में जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको हम लोग कवर नहीं कर पाते, उसको हम लोग कवर नहीं करते हैं। क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क, क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क के लिए कोई स्पेसिफिकली कोई तरीका नहीं है हमारे मेथोडोलॉजी में जिससे हम क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क को देखते हैं। हम सिंपली क्या देखते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, पोर्टफोलियो की रेटिंग देखते हैं, ठीक है। बट लेट्स से हमने रियल एस्टेट को पैसा दिया हुआ है, रियल एस्टेट्स में हमने सब पैसा दिया हुआ है, और पर्टिकुलरली रियल एस्टेट सेक्टर में दिक्कतें आई और हमारा सारा पैसा वहां है, तो हमने उसके लिए कोई अलग से तरीका नहीं निकाला था, उसके लिए कोई हमने अलग से मेथोडोलॉजी नहीं निकाली थी कि यार ये इसी सेक्टर में है, सारे हमारे लोन इसी सेक्टर में है, कल कोई सेक्टर डूब गया तो हमारी बैंक डूब जाएगी, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, देखिए दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, उसने सब सारे उसके लोन, ये जितने छोटी छोटी कंपनी जो स्पेसिफिकली काम करती हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस लीजिए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ किस में डील कर रही हैं, हमारी हाउसिंग में। कल को अगर हाउसिंग का सेक्टर में गड़बड़ आया तो इनके पास कोई तरीका नहीं है कि ये कहीं और से अपना पैसा निकाल सके। हमारे पास तो क्या है, हम बड़ी बैंक हैं, हम लोग बड़ी बैंक हैं, एक सेक्टर खराब होगा दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे, दूसरा खराब होगा तीसरे में चले जाएंगे। हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन का फायदा है, इनके पास डाइवर्सिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है। एक सेक्टर डूबा तो ये, अगर इनका हाउसिंग में डाउनफॉल आया तो ये सब चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे लोग,
और हो ही जा रहे हैं, दिक्कत है इन लोगों के पास। तो क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क जो है वो स्पेसिफिकली कहीं पे हमारे क्रेडिट रिस्क के अंदर कवर नहीं होता है, क्रेडिट रिस्क के अंदर स्पेसिफिकली क्रेडिट कंसंट्रेशन रिस्क कवर नहीं होता है। ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क पे देखिए कोई, हमने कहा ना बेसल तीन ने जरूर बताया, एलसीआर का कहा, एनएसएफआर का कहा, बट रिस्क को मेजर करने की बात नहीं हुई। हमने क्या कहा, उसको मेजर नहीं किया जा रहा है अभी भी। क्रेडिट रिस्क को मेजर कर रहे हो, ऑपरेशन मार्केट रिस्क को मेजर कर रहे हो, अपने हर एक्सपोजर को मेजर कर रहे हो कि इस एक्सपोजर में मेरे को कितना रिस्क है, बट लिक्विडिटी रिस्क का कोई क्वांटिफिकेशन नहीं है। क्वांटिफिकेशन हमने नहीं किया है कि कितना रिस्क हो सकता है। ठीक है। सेटलमेंट रिस्क विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटर पार्टी रिस्क, सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, नहीं दिया है ना, तो उसको भी कोई स्पेसिफिकली जो है उसकी कवरिंग जो है हमारे उसमें नहीं की गई है। रेपुटेशनल रिस्क जैसे हमने बताया, ठीक है, वो ऑपरेशन रिस्क में अलग से नहीं है कि रेपुटेशन रिस्क वैसे कितने दिक्कत हो सकती है। आवाज आ रही है ना सबको, एवी है ना सबके पास? हाँ है। स्ट्रेटेजिक रिस्क विच इज इक्विवेलेंट टू, इसको भी अलग से कवर नहीं किया गया है। रिस्क ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क अंडर द स्टैंडर्डाइज अप्रोच, जो हमारी स्टैंडर्डाइज अप्रोच है उसके अंदर जो हमारे रिस्क हैं, हो सकता है हम उसको अंडर एस्टिमेट कर दें। हमने कहा ना, हमने तो बस उसकी एक्सटर्नल रेटिंग निकलवानी है, रेटिंग ट्रिपल ए आ गई, हमने कहा बस ट्रिपल ए मतलब 20% रिस्क वेट। हम ये नहीं देख रहे हैं कि यार वो ज़्यादा रिस्की हो सकता है, उसकी रेटिंग ज़रूर अच्छी है बट इसके प्रमोटर्स अच्छे नहीं हैं, इसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसके पास जो इन हैंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये जिस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है उस सेक्टर में डाउनफॉल आ रहा है। हम ये सब उसको स्पेसिफिकली हम वर्कआउट नहीं करते, हम सिर्फ उसकी रेटिंग पे जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि हम उसके रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर दें। ठीक है। मॉडल रिस्क इज द रिस्क ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क अंडर द आईआरबी। आईआरबी में क्या करते हैं, हम एक मॉडल बनाते हैं, क्या क्या चीजें लेते हैं आईआरबी के अंदर, कौन बताएगा? आईआरबी के अंदर कौन कौन सी चीजें लेते हैं हम लोग? आईआरबी के अंदर कौन कौन सी चीजें लेते हैं, कौन बताएगा? आईआरबी के अंदर कौन कौन सी चीजें लेते हैं, कौन बताएगा? आईआरबी के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स लेते हैं, याद है किसी को? पीडी, गुड गुड, बस एक आयुषी पढ़ रही लग रहा है, तुम सब लोग ना पढ़ो। पीडी, एलजीडी और बेटा, पीडी, एलजीडी और ईएडी। हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? खाली क्लास में आने से पास होगे क्या? ये कोई प्रवचन थोड़ी कि हमारे साथ रहोगे तो एक दिन वो जो है सत्संग में रहोगे तो जो एक दिन मोक्ष पा जाओगे, है ना? ये कोई मोक्ष थोड़ी पाना है इसमें। एम करेक्ट है। गुस्सा बहुत आ रही है आज तुम लोगों के ऊपर, हम कर नहीं रहे हैं पर आ बहुत ज्यादा रही है। हाँ, पढ़े नहीं हो तुम लोग भाई बिल्कुल। रिस्क ऑफ वीकनेस इन क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट, हमने ध्यान दिया होगा। अच्छा, ये लाइन कौन बता सकता है, इस लाइन का एक्सप्लेनेशन कौन दे सकता है? रिस्क ऑफ वीकनेस इन क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट, ये कोई है जो आदमी लाइन समझा सकता है? हाथ हाथ रेस करो या यस नो लिख दो। कोई है जो हमको इसका मतलब समझा सके कि क्या मतलब है इस लाइन का? जल्दी बताओ भाई, हाँ ना में जल्दी बताओ। आता है किसी को भी आता है, नहीं आता? इक्को को आदमी को नहीं आ रहा है, ये बता भी नहीं पा रहे हो क्या है? तुम लोग कैसे एग्जाम में पास करोगे भाई? तुम लोग छोटी सी चीज नहीं बता पा रहे हो, तुम लोग वहां कैसे पास करोगे? क्या सोच रहे हो तुम लोग? हम्म, बताओ। इनकैपेसिटेशन ऑफ मिटिगेंट्स, ओके, मतलब अरे तो बहुत टफ सा आपने बताया, चलिए एक मिनट रुकिए, आपको लाइन पे लेते हैं। हम्म, भाई आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे चलेगा? एक महीना बचा है और आप लोगों को जो है चवन्नी नहीं आता है। भगवान भरोसे आप लोग आते हैं, बस क्लास अटेंड करने के लिए आ जाते हैं आप लोग। हम्म। विनय सर आप तक आई? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ सर विनय सर, ये लाइन जो लिखी इनकैपेसिटेशन, उसका?
हाँ सर बताइए क्या मतलब हुआ उसका। मिटिगेशन प्रोसेस इज वीक मतलब जैसे एग्जांपल। सर जो जो इंटरनल कंट्रोल है जिसको हम मॉनिटरिंग बोल रहे हैं हम्म आफ्टर द क्रेडिट प्रोसेस, हम्म तो वहां पे वीकनेस है। मींस हमारे सिस्टम्स लाइक जैसे हम एग्जांपल सास्कल का दे रहे हैं, तो हम्म सास्कल एक टूल है, अगर ये हम्म। कैप्चर नहीं कर पा रहा है नहीं या देखिए वर्ड यहाँ पे क्या यूज हुआ है, रिस्क ऑफ वीकनेस इन क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट्स। रिस्क मिटिगेंट्स क्या होते हैं, क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट क्या होते हैं। जो जो कंट्रोलिंग है सर, क्रेडिट रिस्क को जो कंट्रोल कर रहे नहीं हैं नहीं नहीं स्टेप। नहीं 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 वो मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग अलग है, मिटिगेशन अलग है। आप जब उसको पढ़ेंगे अपना रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क, तो मॉनिटरिंग अलग चलता है, मिटिगेशन अलग चलता है। हम लोग ये मॉनिटरिंग पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग वाली बात नहीं है ना। मॉनिटरिंग वाली बात हम लोगों ने यहाँ देख ली कहाँ पे, इंटरेस्ट रेट मॉनिटरिंग वाली बात हम लोगों ने इसमें नहीं देखी कहीं, ठीक है। मिटिगेशन अलग है। मिटिगेंट क्या होते हैं कौन बताएगा। तुमको आगे समझ में आयुषी, बताओगी तुम, बताओ अच्छा। देखिए आप लोगों ने क्योंकि पढ़ा नहीं है इसलिए आप लोग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप लोगों को अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। हमने कहा ना खाली वो क्लास अटेंड करने से नहीं होगा, है ना। आपको ही तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। हम अभी तक इसको पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है हम आपको पढ़ाने ऐसे ही आ जाते हैं। हम 10वीं में इस सब चैप्टर को पढ़ चुके हैं, पर जब भी आप हम लोग क्लास दसवीं नहीं सब आते हम एक बार चैप्टर पढ़ को के पढ़ आते चुके हैं, हैं। तो जब भी आप लोग क्लास नहीं आते मेरे को पढ़ आज भी के इसको हम आते एक हैं। घंटे पढ़ के आए हैं। आज भी हाँ इसको एक माता घंटे जी। पढ़ के आए हैं। हाँ माता जी। क्या है अब हम नहीं बताएंगे, माता जी क्या है। बहन जी बताइए। बहन जी बताइए। सर सर ट्राई कर रहे हैं। मिटिगेंट्स मतलब सर डेरिवेटिव्स वगैरह जो हमारे हैं। और क्या क्या मिटिगेंट है। और सवाल किए थे इसके हम लोगों ने कि नहीं किए क्या थे। मिटिगेंट है सर? सवाल किए थे कि नहीं किए थे। एक हम लोगों ने ये पढ़ा था ई ई स्टार ये करके। इसके हम लोगों ने नहीं किए थे। ये तुम अपनी हाँ आवाज सर एक किए थे, वो मिनट कॉल वॉल्यूम म्यूट करो। ये तुम अपनी आवाज ये एक याद है ई मिनट स्टार वॉल्यूम करके म्यूट हम लोग करो। ने किया था। अच्छा। उसमें स्टार करके ई स्टार करके वो निकाला था याद है। याद है ये स्टार करके हम लोग ने किया था। उसमें स्टार क्या होता था, निकाला था, ई याद है? हम्म। इज मैक्सिमम ऑफ जीरो या फिर, नेटवर्क याद है वो चला पूरा गया। था। नेटवर्क तो हमारे पास तो आ रहा है, तू तो दिख रही है हमको। हाँ हेयर कट वाला, एक्सपोजर वैल्यू आफ्टर रिस्क। हाँ नेटवर्क चला गया। तू दिख रही है हमको, नेटवर्क आ रहा है। वो सब क्या था उसमें, क्या बताया गया था कि आपको आपके कोलेट्रल लेने हैं। कोलेट्रल में भी लिखते थे कि, है ना, हेयर कट का कोलेट्रल, फिर मिसमैच का वो वाला, जिसमें हमने क्या देखे थे, कैश सिक्योरिटीज देखी थी, गोल्ड देखा था, ठीक है। वेरियस जो बॉन्ड्स थे वो सब देखे थे। ये सब देखे थे कि नहीं देखे थे, याद है कि नहीं याद है। वो थे रिस्क मिटिगेंट, वो थे क्रेडिट रिस्क। फेल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन एज पर टर्म, नहीं 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 ये क्या, ये तो ये कहाँ बता रहे हैं सर। ना 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 ना। भाई बहुत पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। अब जब हम आपसे पूछ रहे हैं तो आप लोग बता नहीं पा रहे हो कुछ, बिल्कुल जो है हिले हुए हो। तो किसी रेल सी, आपको लेने की कोशिश भी कर गई। हाँ रोहित सर आपको आवाज आ रही है हमारी, नहीं। भाई हमने वो सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, मिटिगेंट्स पढ़े थे, गोल्ड लिया था, कैश लिया था, है ना, बॉन्ड्स लिए थे, म्यूचुअल फंड वाले लिए थे, वो थे सब रिस्क मिटिगेंट्स।
वो थे रिस्क मिटिगेंट्स, वो थे रिस्क मिटिगेंट्स। अरे हजलता मैडम, आप कहाँ मैडम किताब पढ़ रही हैं? अब देख रही मैडम, रिवाइज करी कि यार ये भी सब था क्या? नोट्स में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है मेरे। हाँ याद है मैडम, रिस्क मिटिगेंट्स क्या थे? जी, अब आप बता रहे हो याद आ रहा है। हाँ अब हम बता रहे तो याद आ रहा है। अच्छा ठीक है मैडम। ठीक है, तो भैया पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तो तुम लोग कैसे पास होगे सब? तो वो जो हमने रिस्क मिटिगेंट्स लिए हुए हैं, क्या वो उनको हमने हेयर कट दिया हुआ है, क्या वो सही हैं? क्या गोल्ड हमारा जिस पे हमने 12% हेयर कट दिया है वो ठीक है, या 15% दिया है ठीक है ना? म्यूचुअल फंड में दिया है, बॉन्ड्स में दिया है, अगर वो सही तरीके से, उससे हम क्या करते हैं, अपना रिस्क को हम कम मान लेते हैं, अपने एक्सपोजर को हम कम मान लेते हैं, और उतना ही हम कम अपना रिस्क रखते, उतना ही कम अपनी कैपिटल रखते हैं, तो उसमें भी इशू हो सकते हैं, जो हमारा आई कैप, जो हमारी बेसल कवर नहीं करता है। रेसिडुअल रिस्क ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ये अभी आगे बताएंगे, क्योंकि हम यही नहीं बता पा रहे तो सिक्योरिटाइजेशन क्या बताओगे अभी? ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि बैंक जो हैं अपना खुद का असेसमेंट करें वेरियस रिस्क एक्सपोजर का, अपने खुद के इंटरनल प्रोसेस पे, क्योंकि बेसल भी जो है, बेसल सारी चीजें नहीं बता रहा है आपको, बेसल सारे रिस्क आपके कवर नहीं कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि बैंक, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं है ना, तो खाली क्लास में आने से पास नहीं हो जाओगे, खुद भी पढ़ो, 2 घंटे 4 घंटे पढ़ो, अपनी बुद्धि के हिसाब से पढ़ो। कोई तेज है तो 1 घंटे पढ़ ले, कोई कम तेज है तो 4 घंटे पढ़ ले, बट पढ़े। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि यार ये हम पढ़ा सकते हैं, तो हम इस समय क्या है, हम बेसल हैं, तुम बैंक हो, तो हमने जो बताया है खाली उससे उतना ही मत समझो कि यार इन्होंने बता दिया इससे हम पास हो जाएंगे, इससे हम डूबेंगे नहीं। जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे, तो यही वो कहता है कि जैया जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, बेसल ने बता दिया और हम बैठ गए कि हाँ हमने बिल्कुल कैपिटल रख लिया, अब हम डूब नहीं सकते, ऐसा नहीं है। खुद भी तुम अपने रिस्क को असेस करो, खुद भी अपने रिस्क को असेस करो, और देखो कि तुम्हारे रिस्क के हिसाब से तुम्हारे पास कैपिटल है क्या। यही सार है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस का। समझ में आया? तो आई कैप, हर बैंक को अपना एक आई कैप डॉक्यूमेंट बनाना है, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस का एक डॉक्यूमेंट बनाना है, और it should include the capital adequacy assessment and projection of capital requirement for the ensuing year along with the plans and strategy for meeting the capital requirement। और ये अप्रूव होना चाहिए, हर बैंक के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड आई कैप होना चाहिए, हर बैंक के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड आई कैप होना चाहिए, जिसमें वो ये बताए कि कितनी कैपिटल एडिक्वेसी उसके पास है, और आने वाले समय में कितनी कैपिटल चाहिए होगी, वो भी अभी से तैयारी करके रखो। ये नहीं कि हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे किसी तरह अपने को मैनेज कर लिया, आगे का आई कैप हैज टू बी अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस। आगे आने वाले समय में हम कितनी हमें कैपिटल चाहिए, हम क्या सोच रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, 10 लाख करोड़ की बैंक है, हम उसको 20 लाख करोड़ पे ले जाना चाहते हैं, 12 लाख करोड़ पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैपिटल कहाँ से आएगी? आपने तो कह दिया कि ठीक है हम बिजनेस कर देंगे 10 लाख करोड़, बट कैपिटल कहाँ से लाओगे? कुछ प्लान किए हो, है ना? वो वैसा नहीं, वो मिर्जापुर की तरह कि हाँ मतलब कुछ अभी इमीडिएट नहीं सोचे हैं बट सोचेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, इमीडिएट नहीं सोचे सोचेंगे, सोचना पड़ेगा, बकायदा उसको बोर्ड अप्रूव प्रोसेस लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मोदी जी की तरह नहीं कि कह दिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी, बाद में भूल गए उसको कि कैसे बनेगी। बैंकों को करना पड़ता है, बैंक मोदी जी नहीं है। ठीक है, तो बेसल ने क्या किया है, बेसल 3 फ्रेमवर्क ऑन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय आरबीआई हैज अ प्रिस्क्राइब्ड, ये तो हमने बता ही चुके हैं आपको कि 2 रेशियो हैं लिक्विडिटी के लिए, एलसीआर और एनएसएफआर। ठीक है, आगे बढ़े चलो। तो चार जो पार्ट हैं हमारे एसआरपी के अंदर, वो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, which prescribed a risk sensitive calculation of capital requirements that for the first time explicitly includes operation risk। तो बेसिकली इसमें बताया कि हमारी जो है एसआरपी के अंदर हमें देखना है कि क्या हम अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को असेस करते हैं हर, अच्छा उसी को 3 पिलर ही बताए हैं इसके, अच्छा सॉरी प्रिंसिपल 1 पे आते हैं, जो हमारे एसआरपी के 4 पिलर हैं। एसआरपी के 4 पिलर कह लीजिए, एसआरपी के 4 प्रिंसिपल कह लीजिए। पहला प्रिंसिपल ये है कि हर बैंक के पास उसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि वो अपनी ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी को असेस कर सके। दूसरा, सुपरवाइजर को देखना है कि ये जो बैंक ने अपनी कैपिटल एडिक्वेसी असेस की है, ये ठीक से की है या नहीं की है। तीसरा, सुपरवाइजर को ये बताना है
कि हर समय आप मिनिमम कैपिटल रेशियो के ऊपर ऑपरेट करें, यानी कि 9 है तो 9 पे ही है। इसलिए आप देखिएगा कभी हर बैंक का सीआरआर देखिएगा तो कोई 10 होगा, कोई 11 होगा, 11.25 होगा, 11.5 होगा। तो हर बैंक कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर ऑपरेट करे, और जहां सुपरवाइजर को लगता है कि ये बैंक कुछ ठीक नहीं चल रही है, कैपिटल गिर रही है, तो वहां उसको इंटरवेन करना चाहिए। ये 4 पिलर हैं। हर बैंक अपनी कैपिटल को असेस करे, सुपरवाइजर देखे कि वो असेसमेंट ठीक है कि नहीं, हर बैंक मिनिमम कैपिटल के ऊपर ऑपरेट करे, और जहां पे भी वो कैपिटल गिरती है सुपरवाइजर इंटरवीन करे। 4 पिलर, 4 प्रिंसिपल याद हो गए? 4 प्रिंसिपल याद हो गए? चलो, बैंक शुड हैव इन प्लेस ऑफ प्रोसेस फॉर, अब वही देखिए उसी के बैंक की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम इसी में खेलते रहेंगे, ये पूरा जो अब ये पूरा चैप्टर है ये इसी में इन 4 पिलर्स में खेलता रहेगा, है ना। तो अगर आपको ये 4 पिलर समझ में आ गए तो आपको बाकी का भी चीज समझ में आ जाएगा। बेसिकली इन्हीं 4 पिलर को वो आगे बढ़ाता रहेगा। पहली बात, जैसे उसने बताया, बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसके पास एक प्रोसेस हो जिससे वो अपनी ओवरऑल कैपिटल एडिक्वेसी को देख सके। ये हमने पढ़ लिया पिलर प्रिंसिपल 1 में, ठीक है। बैंक मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल से ऊपर ऑपरेट करे, ये बैंक की जिम्मेदारी है, ये हमने देख लिया प्रिंसिपल 3 में, ठीक है। सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुपरवाइजर देखे कि वो बैंक का जो है उसके एसेस प्रोसेस है वो ठीक है कि नहीं, ये हमने प्रिंसिपल 2 में देख लिया। सुपरवाइजर को एक्शन लेना है अगर उसको लगता है कि नहीं ये लोग ठीक से एसेस नहीं कर रहे हैं, ये हमने प्रिंसिपल 2 में देख लिया। सुपरवाइजर रिव्यू करे बैंक का कंप्लायंस कर रहा है रेगुलेटरी कैपिटल के साथ, ये भी प्रिंसिपल 2 में देख लिया, ठीक है। मिनिमम कैपिटल से ऊपर ऑपरेट करना है, ये पिलर सुपर प्रिंसिपल 3 में देख लिया। अगर गिर रही है तो हमको इंटरवीन करना है, ये हमने प्रिंसिपल 4 में देख लिया, ठीक है। रेमेडियल एक्शन लेने हैं, रेमेडियल एक्शन हमने पता है, इंटरवीन का मतलब रेमेडियल एक्शन, इंटरवीन ही मतलब रेमेडियल एक्शन है, तो प्रिंसिपल 4 में लेना है, ठीक है। तो आई कैप एंड एसआरपी जो है वो 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, किसके? सुपरवाइजरी 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं पेयर 2 के, यानी कि एसआर सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के, ठीक है। आई कैप जो है, आई कैप में ये 3 काम देखने हैं। जो आई कैप बनाएगी हर बैंक, बोर्ड अप्रूव्ड बनाएगी, उसमें 3 काम देखने हैं। हर रिस्क को ठीक से आइडेंटिफाई किया है और मेजर किया है क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से होता है ना, आइडेंटिफाई और मेजरिंग, ठीक है। हर रिस्क के लिए और हर बैंक अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ठीक ठाक कैपिटल बनाए है कि नहीं बनाए है, ठीक है। और हर बैंक के पास एक सुटेबल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट हमें सिस्टम पता है क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, प्राइसिंग, मॉनिटरिंग, मिटिगेशन। तो हर बैंक के पास ये प्रॉपर सिस्टम है कि नहीं है। हमने देखा था सारे रिस्क के स्टार्ट में यही 5 चीजें पढ़ते थे, आइडेंटिफाई, मेजर, प्राइस, मेजर, मॉनिटरिंग और मिटिगेशन। तो ये हर बैंक के पास ये सिस्टम है कि नहीं है, ये हमको देखने हैं, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चरल आई कैप क्या है बैंक के? हर बैंक को आई कैप बनाना ही बनाना है, ये कंपलसरी है, ये रूल है। तो हर बैंक के पास एक बोर्ड अप्रूव्ड आई कैप होगा, ठीक है। आई कैप टू इनकम्पाइज फर्म वाइड रिस्क प्रोफाइल। जहां हम फर्म वाइड रिस्क प्रोफाइल की बात कर रहे हैं उसका मतलब बैंक वाइड। हर बैंक, देखो कई बैंक की, हर बैंक होगी, उस बैंक के कई कई बिजनेस हो सकते हैं। जैसे एसबीआई है, एसबीआई के हाउसिंग लोन की हो सकता है एक अलग ब्रांच हो, एसबीआई की क्या कहते हैं, कैपिटल मार्केट की अलग अलग है ना, उनके म्यूचुअल फंड की एक अलग है ना। अल्टीमेटली सब एसबीआई की सब्सिडरी ही हैं, ठीक है। तो बैंक, हर बैंक को एक अपने इवन अगर उसकी सब्सिडरी है उसके रिस्क को भी असेस करना है, और बैंक को एज एन अपने रिस्क को भी असेस करना है। तो इसको हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज होता है सोलो लेवल पे और कंसोलिडेटेड लेवल पे। सोलो मतलब सिर्फ बैंक का बिजनेस, सिर्फ बैंक का बिजनेस, और कंसोलिडेटेड जब वो अपनी सारी सब्सिडरी वगैरह सबको जोड़ ले, है ना, जो भी सब्सिडरी है उनको भी जोड़ लें। तो ये जो भी हमारा आई कैप बनेगा वो सोलो लेवल पे भी बनेगा और कंसोलिडेटेड लेवल पे भी बनेगा। चलो, हमें पता ही है ये आई कैप जो हो, हमें पता है कि सबसे जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आई कैप को मैनेज करने की वो किसकी होती है, या किसी भी रिस्क को मैनेज करने की किसकी होती है। जब हम लोग उसको वहां देखते थे रिस्क मैनेजमेंट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये होता था कि जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि सबसे पहले हर रिस्क को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉलरेंस लिमिट सेट करें,
बेसिक बेसिक बता दें कि हम इतना रिस्क ले सकते हैं, फिर वो कमेटी के पास जाएगा, कमेटी उसमें तय करेगी, फिर कमेटी से वो डिपार्टमेंट्स में जाएगा, डिपार्टमेंट्स के साथ बाद वो फील्ड फंक्शनरीज में जाएगा। तो बोर्ड हर जगह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई कैप के लिए भी जो है वो बोर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आई कैप है वो बोर्ड अप्रूव्ड एक सिस्टम होना चाहिए। ये बात समझ में आया? तो बोर्ड क्या करेगा, ये देखिए, ICAP should be approved by the board of directors to ensure that ICAP forms an integral part of the management process and decision-making culture of the bank. Since a sound management process involves the basis for ensuring that a bank maintains adequate capital, the board of bank shall, हम ये बात ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि बैंक के ही जो हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो टॉलरेंस लेवल सेट करें रिस्क का, कि यार इतना रिस्क जो है हम वो ले सकते हैं और हम जो है उठा सकते हैं। तो हर बैंक जो है वो अपना टॉलरेंस लेवल सेट करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सेट करें, ठीक है। इंश्योर करो कि जो बैंक का सीनियर मैनेजमेंट है वो एक रिस्क फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करे, एक सिस्टम डेवलप करे जो से इस रिस्क को मॉनिटर किया जा सके लगातार, ठीक है। बैंक क्या ये जो बैंक की जो पॉलिसीज हैं वो कंप्लाई हो रही हैं हर बार, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, वो सब चेक करे, ठीक है। अडॉप्ट एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स, इंश्योर दैट द बैंक हैज अप्रोप्रिएट रिटन पॉलिसी। इसलिए आप देखते हो ना हर चीज का सर्कुलर आता है, ये इसी का ही पार्ट है कि आपके पास पॉलिसियां होनी चाहिए, ठीक है। आप देखते हो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल में क्या है भाई, जो भी आप करोगे, अब तो हर चीज सिस्टम में कर दी कि आप हर चीज जो है सिस्टम में बनाइए, है ना, ताकि उसको प्रॉपरली मॉनिटर कर सके, है ना, लगातार उसकी मॉनिटरिंग होती रहे। तो ये सब चीजें जो है बोर्ड को देखनी है ना, कि यार ये सब चीजें हमारी बैंक में हैं कि नहीं है, ठीक है। इसी के साथ जो है बैंक की करंट और फ्यूचर कैपिटल नीड, इसको भी हमको असेस करना है, अभी की भी और आगे की भी, कि यार आगे हम जा रहे हैं ग्रोथ, हम क्योंकि ग्रोथ कौन सोचेगा, ग्रोथ सोचेगी उस बैंक का बोर्ड। जब बैंक ने कोई ग्रोथ सोची हुई है, उस बोर्ड ने कोई ग्रोथ सोची हुई है, तो ये भी तो सोचो कि कैपिटल कहाँ से लाओगे। ग्रोथ तो तुमने कह दिया कि 20 लाख करोड़ का बिजनेस करना है, कैपिटल कहाँ से मिलेगी। तो बैंक के कैपिटल नीड्स कैसी हैं, बैंक के एंटिसिपेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हैं, बैंक कितनी कैपिटल रखना चाहती है ना, मिनिमम तो रखनी है, उसके ऊपर कितनी रखना चाहते हो कि हमें लगे कि नहीं यार इतने में हम सिक्योर्ड है, क्योंकि कैपिटल की कॉस्ट है, कैपिटल फ्री नहीं है, ठीक है। चलिए आज इसको यहाँ रोक रहे हैं, है ना, क्योंकि लंबा चैप्टर है ये। इसको जो है इसको हम लोग टेकअप करेंगे परसों। कल हमको एक दूसरी क्लास लेनी है JIB में, तो कल नहीं टेकअप करेंगे इसको, हम लोग परसों टेकअप करेंगे। बट तब तक आपका काम क्या है, ये पढ़ लीजिए सारा जितना इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए एक बार, है ना। और भैया पुराना भी रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। आप लोग तो बहुत ही आज हिले हुए लग रहे थे, आज तो आप लोग बहुत ही ज्यादा बिल्कुल कुछ याद नहीं है आप लोगों को, ऐसा लग रहा है ना। तो ऐसा ना करिए, है ना, पढ़ाई कीजिए। और कुछ पूछना चाहता है कोई, कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना कुछ कहना है? कुछ पूछना कुछ कहना है किसी को? गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स, अच्छा ये ठीक है। चलिए गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये पढ़ के आइएगा, परसों क्लास रखेंगे, ये चैप्टर पढ़ डालिएगा, इसके पिछले वाले जो है वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग जो है ये खत्म करके बहुत जल्दी न्यूमेरिकल्स वगैरह में जाएंगे, तो थ्योरी नहीं आएगी आपको तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स अलग नहीं होते, ठीक है ना, थ्योरी से ही न्यूमेरिकल आते हैं आगे, ठीक है। चलिए टाटा एवरीवन।